हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा साथी पर। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ प्रकाश का प्रवर्तन का वन शॉट रिवीजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश किसका कैसा तरंग है, तो मानिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। इससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है आज। तो देखिए दूसरा नंबर है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है। ये 3 × 10⁸ है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मारिएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जिसे ऋजुरैखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। देखिए प्रकाश सरल रेखा में समदैशिक और समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधा चलता है। क्या चलता है? सीधा। और जो ये सीधा चलने की गति है, इसे किस संचरण का सिद्धांत कहते हैं? ऋजुरैखिक संचरण का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा, कहीं 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन 1 नंबरिया में भी आ सकता है। उसके बाद है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को विकिरण कहते हैं। यानी किरण किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश गमन करता है और जो दिशा में गमन करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पथ किरण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। यानी कि वे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी कि अपने आप से प्रकाशित हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? आत्मदीप्त। देखिए आत्म यानी कि अपना, दीप्त मतलब कि प्रज्वलित होना। उसके बाद तथा जो पदार्थ प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता उसे अदीप्त कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ क्या है कि स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर रहा है, तो उसे अदीप्त वस्तु कहा जाएगा। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त कहते हैं। चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त पिंड है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका कोई प्रकाश नहीं है, इसीलिए यह अदीप्त है। उसके बाद है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन टॉपिक क्या कर रहा है कि प्रकाश के, उसके बाद है कि प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम से आया है प्रकाश, वह टकरा करके और उसी माध्यम में लौट गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। एक पहला होता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यहाँ पे ये तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। और आपतन कोण हमेशा आई बराबर कितना होता है? आई बराबर आर होता है। आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि उसको मिलाया जाता है, कल्पना किया जाता है कि यहाँ बनता होगा। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो सीधा बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के समान आकार का बनता है। उसके बाद है कि गोलीय दर्पण में के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण, ये इसका के जो ये बिंदु होता है, यह क्या होता है? ध्रुव होता है, और इसे पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि इस पी से ही मापी जाती है सभी दूरियां। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जिस जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का अगर परिभाषा पूछेगा, तो आप बताइएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण बनाए तो इसमें आएगा, यहाँ से परिवर्तित होकर किरणें यहाँ से आकर यहाँ पे काट रही होंगी। ठीक है,
लेकिन उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में उसको मिलाया जाता है, महसूस किया कराया जाता है कि यहाँ पे काट होगा। बना कर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आ जाता है, इधर परावर्तित होगा, इधर आएगा तो इधर परावर्तित होगा, और इसको बाहर मिलाया जाता है कि कहीं ऐसा बना होगा। ठीक है, तो इसका अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। यानी पी और एफ, बड़ा एफ के बीच जो दूरी होती है उसे छोटा एफ यानी कि फोकस दूरी से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत भी ये क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फैला देता है किरणों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ कितनी होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर टू एफ। यानी कि अगर पूछ दिया, इसको क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की, तो यहाँ पे आधी है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी? तो दुगनी होगी। याद रखिएगा। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, गाड़ियों के अग्रदीप में किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग है जो कुकर, सोलर कुकर यानी कि जो सोलर से खाना बनता है यानी कि सूर्य के प्रकाश से, उसमें। उसके बाद हजामती दर्पण जो हजाम यूज करते हैं नाई, उसमें। उसके बाद है गाड़ियों का अग्रदीप जो आगे वाला हेडलाइट होता है, उसमें किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है किसके रूप में किया जाएगा? तो साइड मिरर के रूप में, यानी जो पीछे देखने वाला दर्पण होता है ड्राइवर के पास में, उसमें। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो दृष्टि क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा होता है और वह वस्तु को छोटा करके दिखाता है। मान लीजिए बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे से, तो उसको छोटा करके प्रतिबिंब आपको दिखा देगा। उसके बाद है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि वस्तु दूरी क्या है? यू। यहाँ पे यू होगा, यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, और यह क्या है? फोकस दूरी है। याद रखिएगा। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है और बिंब की ऊंचाई कितनी है? h1 है। कितना है? h1। और जो इसको अनुपात होगा इसका, उसे कहा जाता है आवर्धन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m बराबर h2/h1 या भी, यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब और उसके बाद बिंब दूरी, जहाँ h1 बिंब की ऊंचाई है और h2 बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इतना भी याद रखिएगा, कोई बीमा नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।